अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ तो बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, क्योंकि मेरी मॉर्निंग भी आजकल बड़ी हैप्पी हैप्पी हो रही है। क्योंकि सुबह सुबह उठे रहे तो थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी मतलब आपको कूजी कूजी सा इफेक्ट जब मिलता है ना, तो आपका दिन बहुत अच्छा, आप बहुत फ्रेश फील करते हो। आजकल जो है वो रूटीन बहुत बेहतरीन हो गई है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके तो गर्मी गई है, और गर्मी के बाद जैसे ही मौसम करवट लेता है तो आपकी रूटीन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आपको जो है ना वो आप ऐसे ही आप फ्रेश जब फील करते हो ना, तो एक आपका मूड भी अच्छा रहता है, आपकी बाकी के दिन की एक्टिविटीज़ भी अच्छी रहती हैं। लेकिन बाहर जब हम निकलते हैं घर से, तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है फॉग। तो अनफॉर्चुनेटली हमें मिलती नहीं, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा मिलती है, और स्मोक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना उससे बचाव के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब भी घरों से बाहर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। पानी पीना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन कोशिश करें कि डिफरेंट तरह की फॉर्म्स में जो है वो लिक्विड का इंटेक करें, ताकि आप जो है वो सेहतमंद रह सके। आप सेहतमंद रहेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी सेहतयाबी, आपकी खुशी और आपके मसाइल का हल जो है वो ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये हमारा नहीं है, आप सब लोगों का प्रोग्राम है। और जब आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं, आप जो है ना वो खुशगवार मूड में होते हैं, और आपकी जो है ना प्रॉब्लम्स के हल हम लेके आते हैं, तो हमारे लिए यकीन माने इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई नहीं होती है। और हमेशा से मैं कहती हूँ कि अपने आप में जो है ना वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा से रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ताकि आप दूसरों के लिए, अपने लिए जो है ना बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अपने तौर पर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें कि हर गुजरते दिन के साथ दूसरे के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ लेकर आए और आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर करें। जो लोग सफ़र में हैं, अल्लाह पाक उनका सफ़र आसान करें, उन्हें अपनी सामान में रखें। उनको हम जो है वो बर्थडे विश करते हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आए। और उन्हीं के बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, चलिए देखते हैं। अरसल की आज जो है वो बर्थडे है, और वो 3 बरस के हो गए हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आएँ, और बहुत ढेर और ढेर खुशियाँ जो है ना वो आपका मुकद्दर हों, और आपके वालिदैन का साया हमेशा आपके सर पे सलामत रखें। और इसी तरह से जो है वो हर साल आप अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करें। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे अरसल, खुश रहिए, और आज का दिन को जो है वो भरपूर अंदाज में जो है इंजॉय कीजिए। हम बात करते हैं मुल्की हालात की, तो मुल्की हालात हमारे जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स आती जाती रहती हैं। टर्न एंड ट्विस्ट जो है वो बहुत सारी जो है वो आपकी सिचुएशंस को चेंज कर देती है। जब हम बात करते हैं मुल्की हालात की, और स्पेशली बात करते हैं शहर फैसलाबाद की, तो उसमें वकला का भी बहुत अहम किरदार रहता है। बाढ़ के हवाले से क्या आजकल सूरत हाल चल रही है, और कोर्ट्स में कौन सी जो है वो सरगर्मियाँ और कौन से मसाइल सर उठा रही है, उसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियाँ ज़ियाउल हक साजिद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी पंजाब बार काउंसिल फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही इन्हीं तमाम सूरत हाल पे हमें जो है अपडेट करने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दौरानी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं थैंक यू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने भी हमारे प्रोग्राम को जो है वो 4 चांद लगाया आकर। और मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, अगर आपसे बात का आगाज़ करें तो ऐसे कौन से मौजूदा दौर में मसाइल हैं जिनका वकला को सामना करना पड़ा है? और क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं, हमें जो नज़र भी आते हैं, चैम्बर का एक मसला है, ट्रैफिक के हवाले से भी हम देखते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। और ऐसे कौन से मसाइल हैं जो वकला स्पेशली इस टाइम फेस कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का इंतहाई शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। तो बात करें वकला के मसाइल के हवाले से, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले तो जब हम एडवोकेसी करने के बाद अपनी कचहरी को ज्वाइन करते हैं, तो नए यंग वकला के लिए हमें चैम्बर्स का बहुत बड़ा इशू है। चूँकि अभी बार की तरफ से कोई नई बिल्डिंग नहीं बन सकी, तो वकला जो हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अब जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो 5000 के लगभग हैं, 5500 के करीब तकरीबन। हाँ जी, जो रजिस्टर्ड हैं। उनमें से अगर आप देखें कि मोस्टली अब एक फ़िगर जो है ना वो यंग वकला का हो चुका है, और यंग वकला को चैम्बर्स का एक अहम इशू है। अगर आप देखें कि हम कहें कि हम वहाँ पे चैम्बर कोई परचेज़ कर लें, तो वहाँ पे हमारे चैम्बर्स का रेट जो है वो सूतर मंडी की दुकान से भी ज़्यादा हो गया। पहले हम LLB करके आए, अपनी एजुकेशन मुकम्मल करें, फिर यहाँ पर आकर 80 लाख या 1 करोड़ का चैम्बर, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए
कि हमें नई बिल्डिंग्स अवेलेबल करें ताकि जो नए वकला हैं वो अकोमोडेट हो सकें। एक चैम्बर्स में हमारे जो ना 2 वकला को अकोमोडेट किया जाता है। तो इस तरह अगर एक बिल्डिंग बन जाए 1000 कमरे की या 500 कमरे की भी, तो उसमें 1000 नए वकला अकोमोडेट हो सकते हैं। कचहरी में जगह भी मौजूद है, 12 बार उसके लिए हम कर चुके हैं, आवाज़ बड़ी उठाई है, लेकिन अभी तक कोई जगह हमें अलॉट नहीं की गई। कोई ना कोई इशू आ जाता है, कोई डीसी साहब की पसंदीदा जगह है, कोई चीफ साहब की है, जगह पड़ी हुई है और वो इस्तेमाल में भी नहीं है, लेकिन वकला के लिए उनको बिल्डिंग बनाने के लिए अलॉट नहीं किया जा रहा। और जैसे हम देखते हैं कि ट्रैफिक का भी वहाँ पे पार्किंग का बड़ा वो मसला दरपेश है, क्योंकि अगर आप वैसे भी कचहरी के सामने से गुजरें तो वहाँ पे वो भी एक बहुत अहम इशू है। पार्किंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली पार्किंग का इशू जो है, अब कचहरी की सराउंडिंग में गाड़ी जो लग सकती है उसकी तादाद बहुत थोड़ी है, मैक्सिमम 100-200 गाड़ी लग सकती है। मोस्टली वकला जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अब जब गाड़ी की अंदर जगह नहीं होती तो ज़ाहिर बात है फिर हम रोड्स पे पार्क कर देते हैं। जब रोड्स पे पार्क करेंगे तो कचहरी के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। चन्योट बाज़ार, कचहरी बाज़ार, इवन के गुमटी तक आपको अगर वैसे वहाँ से गुजर हो जाए ना आपका डे टाइम में, कचहरी टाइम में, तो खुदा ना खासा अगर आप कोई एमरजेंसी है तो आप तो फंस जाएंगे वहाँ पे, इतना वहाँ पे क्रिटिकल हालात होते हैं। तो चैम्बर्स के लिए आज तक हमें पार्किंग मिली ही कोई नहीं है। उसके लिए को प्लाजा होना चाहिए ताकि उसको डबल ट्रिपल स्टोरी करके वकला की पार्किंग हो जाए, रोड्स डेफिनेटली फिर फ्री हो जाएंगे। और उसमें मेन चीज़ जो है, अभी दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई आप थाना सिविल लाइन चेक कर लें, हमारी FIR होती है, कोई ना कोई गाड़ी हमारी चोरी हो जाती है रोड से। मोटरसाइकिलें तो डेली बेसिस पे वहाँ से चोरी होती हैं, क्यों रोड पे लगी हुई हैं, इतनी तादाद है। कचहरी में बंदा आया, वो अपने काम में बेचारा किसी ना किसी परेशानी में आया, वो पीछे से उसको ये जब मसले मसाइल बनते हैं तो वो और बेचारा ना परेशान हो जाता है। इसलिए चैम्बर्स के साथ साथ हमें पार्किंग की भी इंतहाई अहम ज़रूरत है। पार्किंग के लिए हमें कोई प्लाजा देना चाहिए या कोई ना कोई हमें जगह यहाँ पे पास को एलोकेट करे जहाँ पे सिर्फ वकला की पार्किंग हो जाए, ताकि ये सारा एरिया फिर फ्री हो जाएगा उसके साथ, ताकि ज़्यादा जगह जो है वो मिल सके। अरसलान, जैसे कि चैम्बर के हवाले से साजिद साहब ने भी बात की कि इस तरह से नए आने वाले जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए अगर देखें तो चैम्बर का बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट उन पे रोल होता है। सारी बातें, उनके पास एक ऑफिस होगा, वहाँ पे बैठ के वो अपने क्लाइंट को डील करें, लेकिन क्योंकि जगह भी नहीं है और चैम्बर्स की बहुत कमी है, उस वजह से नए आने वाले वकला को जो है ना स्पेशली कौन से मसाइल है जिनका सामना करना पड़ रहा है? देखें, जैसे मियाँ साहब ने भी बात की है कि जो वकला हैं, यंग वकला, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो जो चैम्बर्स हैं उनकी कमी बहरहाल है। 2016 के बाद अब तक एक भी नया चैम्बर नहीं बना, लेकिन 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 2000 के करीब जो वकला हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो जितनी तादाद में इजाफा हुआ उस हिसाब से ना ही तो चैम्बर बनाए गए और ना ही उनको फैसिलिटेट किया गया उस तरह से। दूसरा, ये आप ट्रैफिक की बात कर रही थी और पार्किंग की बात कर रही थी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा इशू वहाँ पर ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और सेशन कोर्ट के दरमियान फ्लाईओवर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बिजी रोड है। ये जो प्रेस क्लब वाला रोड है बहुत बिजी रोड रहता है। तो वहाँ पर एक तो वकला साइलिन उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रोड क्रॉस करते हुए अक्सर हादसा होते हैं। मेरे सामने कई दफ़े ऐसे हादसा पेश हो चुके हैं कि वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और कोई ना कोई गाड़ी आती है तेज़ी से टक्कर मार कर निकल जाती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है वकला को। साथ ही बिल्कुल चैम्बर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, तो वहाँ से इधर आने में रोड क्रॉस करना, डबल रोड है, दोनों साइड से ट्रैफिक चल रही होती है। और सुबह के वक्त खुसूसी तौर पर, क्योंकि सारे लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं, स्कूल्स में जा रहे होते हैं, तो रश होता है, काफ़ी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिकिंग होती है, तो तब वहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक फ्लाईओवर जो है उसको बनाया जाए ताकि वकला और साइलिन जो आसानी से अदालतों में पेश हो सके। पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ सुबह के वक्त में नहीं, हम देखते हैं डे टाइम में भी सारा दिन जो है वो ट्रैफिक का बड़ा उसमें रवानी होती है। पार्किंग की वजह से जो है वो एक तो जगह बहुत कंजस्टेड हो जाती है और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक बेहंगम से ट्रैफिक भी जो है नज़र आती है। वहाँ पे आने जाने वालों को बड़ा जो है ना मुश्किल, जैसे कि ज़िया साहब ने भी पहले इसमें मेंशन किया कि एक बंदा पहले से अपनी टेंशन लेके वहाँ पे कचहरी में आता है और फिर वहाँ पे जो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है वो उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। Exactly. तो वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हाईलाइट होना और सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। यस, और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। तो वहाँ पर इस तरह के मसाइल के चैम्बर की हम कमी और पार्किंग
एरिया की कमी, फिर फ्लाईओवर नहीं है, और इसके साथ साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो ताहाल तश्कील नहीं दिया गया। जी। ये बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब देखें, अब ये जो फैसलाबाद है, अब फैसलाबाद शहर की आबादी की बात कर ली जाए तो किस हद तक बढ़ चुकी है। जितनी आबादी बढ़ी उस हिसाब से केसेस की तादाद में भी इजाफा होगा, जाहिर सी बात है। क्राइम रेट फिर बढ़ता है तो केसेस भी बढ़ते हैं। तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट को रेफर किए जाते हैं केसेस, तो वो वकीलों को डेली बेस पर अगर पेशी आ रही है तो वो यहाँ से उधर जाना पड़ता है, लाहौर वहाँ पर पेश होना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा इनका मुतालबा भी है वकला का कि यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट का बेंच जो तश्कील दिया जाए। अब इस हवाले से इकदाम किए भी गए हैं, पिछले जितने भी सेक्रेटरी और सदूर आए हैं बाहर के उन्होंने, लेकिन जो एक मरबूत लायामल है वो तश्कील नहीं दिया गया जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि अब एक बहुत बड़ी तादाद है, 5500 के करीब तादाद होगी वकला की, और हर वकील के पास ज़्यादा नहीं तो 200-150 इतने तो केसेस होते ही होंगे। अब उसमें से अगर 10 भी लाहौर हाई कोर्ट के केसेस हैं तो उनको 10 दफ़ा तो उधर जाना पड़ेगा ना, वो फ्यूलिंग उसका खर्चा अलग से। तो वो जो साहिल जाता है अपना एक फरियाद लेकर के ये मुझे काउंसिल करेंगे और मुझे इंसाफ लेकर देंगे इंसाफ के इदारों से, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर उनको ये फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वो तश्कील दिया जाए, ताकि जो ये एक तो सफ़र का चक्कर उनको ना काटना पड़े, दूसरा ये है कि उनके सारे मसाइल यहाँ पर ही हल हो जाएं, चाहे वो साइलिन हो या वकला हो। तो वकला की परेशानियां यहाँ पर भी खत्म नहीं हो रही। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्दर भी हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। तो ज़िया साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी तो पर्सनली ये प्रैक्टिस रहती होगी कि आपको जो है वो पेशी के लिए बार बार लाहौर जाना पड़ता है, तो कितना ज़रूरी है कि जो हाई कोर्ट बेंच है वो फैसलाबाद में तश्कील दिया जाए ताकि ये जो डेली का आना जाना है इसकी जो जहमत से बचा जा सके। जी मैडम, इसमें जैसा भाई ने बताया कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और हाई कोर्ट की कमी की वजह से इतने हमें मसाइल हैं कि हम जब से हमने लॉ किया ना, हम नारे लगाते हैं हाई कोर्ट का बेंच हक हमारा, हाई कोर्ट का बेंच। ये सिर्फ वकला का हक नहीं है, इसमें मेन प्रॉब्लम तो साइल के लिए है। Exactly. जो फैसलाबाद के सिटीजन्स हैं, सारे केसेस इन्होंने हमें हायर करना है ना। मैं तो एक इसमें वकील हूँ, मुझे हायर करेंगे, वो मुझे चार्ज करेंगे, मैं चला जाऊँगा, गो मेरा भी हर्ज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मसाइल इसमें क्लाइंट का है। लाहौर जाना सुबह और हाई कोर्ट तक एंटर होना ही एक बड़ी कोफत है। हमें यहाँ से सुबह अर्ली 5 बजे निकलना पड़ता है, लाहौर एंटर हो गए, हाई कोर्ट जाते जाते हमें 1.5 घंटा लग जाता है, लाहौर एंटर हो गए। अच्छा, फिर उसमें मसाइल देखे। अब जब हमने जाके केस वहाँ पे दायर करना, एक दिन हमें जहाँ पर दायर करने के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसका नोटिस होगा, उस दिन हमें फिर जाना पड़ेगा। सेकंड, वहाँ पे नंबर्स ऑफ केसेस होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में काम का इतना बर्डन है कि वहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हम बैठे हुए हैं, फैसलाबाद का सारा काम छोड़ के वहाँ पे बैठे हुए हैं और जनाब कोर्ट एडजर्न हो गई है। पहले 25-30 केस सुने गए हैं, उसके बाद कोर्ट एडजर्न हो गई है, आप गए हैं, तैयारी करके गए हैं, सारा काम छोड़ के गए हैं, अब जब आपको दोबारा अपनी केस फिक्स करवाना पड़ेगा और फिर दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए अगर यहाँ पे बेंच हो, हमारी दायरी भी यहाँ पे होगी, हमारी हियरिंग भी यहाँ पे होगी, हमें आउट ऑफ सिटी भी नहीं जाना पड़ेगा और हमसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को फैसिलिटी हो जाएगी, उनको यहाँ पे सस्ता इंसाफ मिल जाएगा। डेफिनेटली जब हम लाहौर जाते हैं तो हम लाहौर की फीस चार्ज करते हैं, उनको भी जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन सेपरेट से पड़ती है। और जब एक वकील यहाँ पे अपने 10 केस छोड़ के लाहौर जाता है तो फिर वो कहता है कि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो उसके इक्वल होने चाहिए। ये लोगों को इसके हमसे ज़्यादा मसाइल है। तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे अगर हमें बेंच मिलेगा, कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक कोर्ट फिक्स की जाए, एक यहाँ पे हमें बेंच दे दिया जाए, एक वीक में 2 दिन भी कुछ जजेस यहाँ पे आ जाए ना, तो हमारा लाहौर का सारा काम पैंडा ख़त्म हो जाएगा। और आप यकीन करें, फैसलाबाद का डिवीज़न का काम लाहौर हाई कोर्ट में 70% फैसलाबाद का काम चल रहा है। सही। फैसलाबाद क्राइम के। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एस 10। वकला के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के उनको मसाइल का सामना है। चैम्बर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, स्पेशली जो आने वाले नए वकला हैं उनमें अगर हम फीमेल्स की बात कर लें तो चैम्बर की कमी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट बेंच की जो पेशी के लिए वकला को बार बार जाना पड़ता है। तो एक केस की पेशी के लिए जब आप जाते हैं तो आपका पूरा दिन जो है वहीं पर निकल जाता है। उनके काम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, खाने पीने का, वहाँ आना जाना, ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से जो है वो वकला की फिर फीसेस पे बात की जाती है कि बहुत हाई फीसेस हैं। तो सारी बात है कि उन्होंने अपने अखराजात को जो है वो बर्दाश्त करना और किस तरह के और मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ा है। और अगर जो हाई कोर्ट बेंच है वो फैसलाबाद में तश्कील दे दिया जाए तो उससे कितनी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी वकला को, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। जैसे आप बता रहे थे कि अगर जो है वो हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर तश्कील दे दिया जाता है तो जो आपका पूरे दिन की रूटीन डिस्टर्ब होती है, मतलब आप एक केस की अगर सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो बाकी आपको पूरा दिन बाउंड हो जाता है आने जाने में। 10 काम और हैं जो 20 काम जो पीछे के रुक जाते हैं। तो अगर यहाँ पे फैसलाबाद में ये सहूलत मौजूद हो तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी? हमारे लिए इतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, हमसे ज़्यादा यहाँ की जो पब्लिक है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उनको लाहौर वो भी तो डेफिनेट हमारे साथ ही जाएंगे ना जी। तो यहाँ पे ये होगा कि अभी हमारे पास बेंच होगा तो हम वहाँ पे जाके अपनी पेशी जो है वो फेस करेंगे। उसके बाद जो लोअर कोर्ट का हमारे पास काम है वो भी सारा मेंटेन अपने टाइम पे होगा। अगर हम लाहौर चले जाएंगे तो बाकी सारे लोगों का तो हर्ज हो गया। डेफिनेटली जब तक वकील खुद कोर्ट में अपीयर नहीं होता ना तो वो काम चलता ही नहीं है। और हालांकि क्लर्क जो हैं वो हमारे पार्ट एंड पार्सल ही हैं, वकील की अपीयरेंस बहुत डेफिनेटली है। तो लाहौर चले जाएंगे तो फिर तो वापस आके मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ का कोई काम हम देख सकेंगे। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है। तो आपके चैनल के ज़रिए से भी हमारा ये एक रिक्वेस्ट है चीफ साहब से, आर्मी चीफ साहब से, तमाम हायर अथॉरिटी से कि हमें यहाँ पर एक बेंच दिया जाए। ये ना कि वकला के लिए है, ये फैसलाबाद जो 3 करोड़ आबादी का शहर है, ये सब के लिए एक बहुत अहम फैसिलिटी है। जाहिर बात है कि जो आपके साथ साथ और भी जुड़े हुए केस से मुतल्लिका लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा ये जहमत की बात है। अरसलान, अगर हम बात करते हैं स्पेशली फ़ीमेल वकला की, अगर उनके लिए जो है वो कौन से मसाइल हैं स्पेशली जो उनको फेस करने पड़े? मर्द हज़रात के लिए अगर चैम्बर्स नहीं है वो बाहर बैठ के किसी भी तरह अपने क्लाइंट को डील कर लेते हैं, या क्लाइंट्स के पास भी समटाइम जो है वो हम देखते हैं कि वकला चले जाते हैं। लेकिन फ़ीमेल के लिए जो है वो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं कि वो जगह जगह ना तो जा सकती हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको मेजर जो है वो चैम्बर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, फीमेल जो वकला हैं वो एक अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर फैसलाबाद बार में ख़वातीन की। और ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, जो केसेस होती हैं, उनको वो डील भी करते हैं। ना सिर्फ वो दूसरे केसेस भी करती हैं, लेकिन एक खातून जो है वो खातून के साथ बात करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है अगर उसका कोई इस तरह का केस हो। मोस्टली ये जो सिविल केसेस होते हैं ये ख़वातीन डील करती हैं। तो जो चैम्बर की कमी है, अब वहाँ पर अब एक चैम्बर में 4 वकला तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर ही एक खातून हो और 3 दूसरे वकला हो तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा हम कंफर्टेबल नहीं रहता उनके लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है चैम्बर्स की तादाद को बढ़ाया जाए और उनको मोटिवेट करने के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए। उनके लिए भी मैं कहती हूँ कंफर्टेबल चले वो भी हो जाते होंगे, लेकिन आने वाला बंदा जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। डेफिनेटली। तो इसका हल यही है कि उनके लिए या तो फिर अलग से एक चैम्बर्स का एक बनाया जाए सिस्टम, वो वहाँ पर अपनी जो। लेकिन बात ये है ना कि नए आने वाले वकला के लिए महंगे महंगे चैम्बर्स को अफोर्ड करना भी जो है वो आसान बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है। खातून के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होगा डेफिनेटली। तो इसका यही हल है कि उनके लिए अलग से बनाया जाए या फिर इनिशिएटिव लिया जाए, जिसने भी लेना है, इंतज़ामिया ने लेना है या फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ले जाना है। और सेकेंडली ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सफ़र का मामला है, अब उनको भी केसेस इस तरह के काफ़ी मिलते होंगे कि उनको भी जाना पड़ता होगा उधर। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर ख़वातीन वकला जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और काफ़ी मेहनती हैं। ये उनका काम है, उनके लिए तो उन्होंने तो हर हाल में अच्छे तरीके से डील करना दिखाई दे रही होती है। लेकिन फिर भी अगर वो सर्वाइव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन मसाइल को जो है वो आगे बढ़ाते चले जाएं और कहें कि ओके इन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि उनका काम मजीद आसान हो सके। ज़्यादा साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाहर इलेक्शंस का भी बड़ा दौरा है, तो किस तरह की तैयारियां जो हैं वो देखने में आ रही हैं, किस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो सरगर्म हैं और कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं हमें दिखाई देंगे? हाँ जी, ये हमारा सालाना इलेक्शन है, हर साल जनवरी में होता है। तो अब जैसे कि नवंबर शुरू हो गया है, आजकल हमारा इलेक्शन कैंपेन बड़ी पीक पे हैं
बड़े जोड़ तोड़ जारी हैं। इसमें हमारे जो सदूर के 4 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें एक मियां अनवारुल हक साहब हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, लास्ट टाइम थोड़े से वोटों से वो लूज़ कर गए थे। तो एक पंसोता साहब हैं, और राजपूत बरादरी के 2 कैंडिडेट्स आ गए हैं। एक सैफुर रहमान साहब हैं और एक शाहिद मनीर है जो हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, वो दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन भी लड़ूंगा। तो वहाँ पे हमारा जो इन दिनों में इलेक्शन कैंपेन, घरों में आना जाना, मीटिंग्स, वो बड़ा पीक पे चलता है। कुछ यहाँ पे हमारा वकला का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो हमारी ये काला कोट बरादरी सारे हम यही हमारी बरादरी है, लेकिन यहाँ पे बरादरीज़म का भी कॉन्सेप्ट है, बड़ा ना वो रोल करते हैं। तो उसके हवाले से भी, क्योंकि अब देखें ये हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। मियां अनवारुल हक सब रिपीट कर रहे हैं, वो राई बरादरी से है, एक जो पंसोता साहब हैं वो जट बरादरी से हैं, और राजपूत बरादरी के 2 हैं। तो फैसला तो वकला ने करना है कि शाहिद मनीर साहब अब सिटिंग प्रेसिडेंट थे, क्या वो इस लेवल पे वकला के मसाइल को हल कर सके हैं जो लोग उनको दोबारा वोट कास्ट करेंगे। ये इंशाल्लाह ताला 14 जनवरी को इसका आपको फैसला क्या होगा। लगता है मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कि किसके जो है वो जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर ये जो है ये अभी डिसाइड होगा, देखेंगे अभी जो है इस पे सोच विचार हो रही है कि किसको वोट करें, या ऑलरेडी माइंड कुछ बन गया है? ये ना जी हमारे जो बाहर का इलेक्शन होता है बड़ा नेक टू नेक चलता है। आज एक कैंडिडेट ने अपना कोई मीटिंग की है, खाना दिया है, वहाँ भी वकला मौजूद है, दूसरा कर रहा है, वहाँ भी है। तो इसी तरह से रोज़ ब रोज़ वहाँ पे जोश ना वो बढ़ता चला जा रहा है। और वकला की सियासत का ना आप एंड टाइम तक अंदाज़ा नहीं से लगा सकते, ये इलेक्शन रिजल्ट से ही पता चलता है कि किसका क्या बना है। कंपेनें सबकी ज़ोरों शोर पे होती हैं, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है इसमें, और एक एरिया कचहरी है, सिर्फ वकला ही हमारे वोटर हैं, और हम आपस में बिल्कुल भाइयों की तरह ही होते हैं। और ये हमारी कचहरी का बड़ा हुस्न है कि हम एक दूसरे के जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो भी एक दूसरे को इसी तरह मिलते हैं जैसे सगे भाई हैं। कोई यहाँ पे इलेक्शन जीत हारने के बाद भी हमारी दुश्मनी नहीं होती एक दूसरे के साथ। हमने एक दूसरे के साथ मिलना है, खुशी गमी में सारे वकला इकट्ठे ही हैं। ये एक इलेक्शन में एक हिस्सा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। इसी तरह हर साल इलेक्शन होते हैं, तो अल्लाह ताला जिसको हार जीत होती है उनके हाथ में है। तो कभी कभी एज एडवोकेट आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता कि मतलब 4 कैंडिडेट्स हैं, जैसे आपने कहा है कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली और भाइयों की तरह, तो किसको वोट कास्ट करें किसको नहीं, तो ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, या सब अपना अपना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इस पे कोई डिस्कशन नहीं कि इसमें अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, तो अरसल भाई अगर मेरे खिलाफ कैंडिडेट हैं या मेरे ओपोनेंट कैंडिडेट के सपोर्टर भी हैं, तो मैंने इनको सबसे पहले मिलना है, क्योंकि जो मेरा मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है वो भी तो इसी बार का हिस्सा है, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, इक्वल हमारी एजुकेशन है, इक्वल हमारी डिग्री है। तो अगर वो कुछ लोग मेरे साथ अटैच हैं, कुछ लोग उनके साथ अटैच हैं, यह मेरे ऊपर होता है कि मेरा लोगों के साथ ताल्लुक किस लेवल का है, कि मैं इलेक्शन में आया हूँ तो मैं लोगों के साथ किस हद तक लोगों को अटैच कर सका हूँ। तो इसमें मुश्किल कोई नहीं है, अपना अपना धड़ेबंदी है, कुछ ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ऐसे बंदे अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, कुछ बरादरियों को सपोर्ट करते हैं, कुछ वोट का मेरिट करते हैं कि क्या ये बंदा जो कैंडिडेट आया है ये हमारे मसाइल हल करने के काबिल है, इसमें इतनी अहलियत है, इसमें लीडरशिप है, तो उस हवाले से भी वोट कास्ट किया जाता है। बिल्कुल सही। जैसे आसिफ ज़िया साहब ने बताया कि जो कंपेन्स हैं वो जो है वो पीक पे पहुंची हैं, तो अरसलान एज रिपोर्टर आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं और इसमें कितना इसमें और मज़ीद इसको जो है बढ़ाया जा सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं वकला के हवाले से। और जैसा कि हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बाहर इलेक्शंस का जो है वो बहुत पीक पे चले गए हैं। हर कैंडिडेट जो है वो अपने अपने लिहाज से जो है कंपेन्स भी चला रहा है और बहुत एक इंटरेस्टिंग सा माहौल भी बन जाता है। और जैसे मुझे अभी पता चला कि जो वकला के हिसाब से इलेक्शन होते हैं उसका रिजल्ट बड़ा नेक टू नेक होता है, तो लास्ट मोमेंट तक ये जो है क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिर कौन जीतेगा, कौन जो है वो नेक्स्ट जो है इस ओहदे को संभाल के तमाम
तमाम चीज़ें, जितने मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेगा। तो अरसलान, जैसे कि इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन से जो है कंपेन्स कितनी जो है वो तेज़ी से चल रही हैं, और इस तमाम मराहल में आप क्या समझते हैं कि जो है कचहरी की पूरी सूरत हाल किस तरह की है, स्पेशली इलेक्शंस को लेके? बिल्कुल, इलेक्शंस के हवाले से गहमा गहमी तो अब अरूज पर है। अब जो जोड़ तोड़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। मेम्बरान को किस तरह अपनी तरफ करना है, उसकी तरफ से इशाइये भी दिए जा रहे हैं, लंचेस भी करवाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जस्ट लाइक अ पॉलिटिकल इलेक्शन? यस, इट इज। तो मेम्बरान को अपनी तरफ करने के लिए, ये जैसे मियाँ साहब भी बात कर रहे थे कि बिरादरीज़म है, और अगर जट बिरादरी है तो वो जट्टों को थोड़ा सा कहेगा कि आ जाएं भी आप। तो वो अभी इनके फंक्शन वगैरह हो रहे हैं वुकला के, और ख़ातीन वुकला भी इसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके भी फंक्शन हो रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो इंतज़ामी अमूर है उस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा क्योंकि पंजाब बार ने क्यू सहूलत का एक पोर्टल जो है इंटरनेट पर वो दिया था वुकला के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, कि वो खुद को रजिस्टर करवाए, उसके बाद वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी, एंड देन दे विल बी एबल टू वोट, कास्ट देयर वोट। तो अब ये हुआ है कि क्यू सहूलत के लिए भी अभी 15 नवंबर की तक डेट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया वुकला की आसानी के लिए, कुछ जल्दी से जो अपनी रजिस्ट्रेशन उसको कंप्लीट करवा लें, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते में ही इंतखाबात जो है वो गालबन होने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड, मतलब उससे पहले का जो लाहे अमल है वो इम्पोर्टेंट है कि आप वो तो उसके लिए क्यों सहूलत जो है वो अभी मैं ये दोबारा बताना चाहूँगा, उसका अभी तक भी डेट है। तो जिन वुकला की अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो करवा लें, ताकि वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट जो है वो कास्ट कर सकें। मुजाहिद हसन पनसोता की उन्होंने बात की, वो सदर के उम्मीदवार हैं, अनवारुल हक वो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है बार का, उसने भी आइंदा के इंतखाबात के लिए जो है वो ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर थी पिछले दिनों में। तो अब देखते हैं, ये वैसे काफ़ी खिचड़ी पक गई है, जैसे कि कह रहे हैं कि काफी देखने में माहौल जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरह से ज़्यादा साहब हमने डिफरेंट तरह के मसाइल के हवाले से बात की, एक और बड़ा मसला होता है वुकला की सिक्योरिटी के हवाले से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अहम मसला आप बता रहे हैं। इस हवाले से आए दिन हमें बड़े मसाइल हैं, क्योंकि अगर हम एक पार्टी की वकालत कर रहे हैं, डेफिनेटली दूसरी पार्टी को हम अच्छे नहीं लगते। उस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें सिक्योरिटी दे। हमें ये बड़े मसाइल बनते हैं आए दिन। आप देखते हैं कि कचहरी में ही हमारे साथ कोई ना कोई इशू दरपेश आया होता है। उस हवाले से फिर इंतज़ामिया जो है अगर इसमें कोई स्टांस ले सिक्योरिटी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है ये मसाइल रुक सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस कोर्ट के कोई इतने को बेहतर इंतजाम कचहरी में नहीं है। अब वकुला के चैम्बर्स जो है ना, हमारा जो कचहरी साइड है उसके अंदर एक बख्शी खाना है, अरसल भाई ने देखा होगा। वहाँ पे जो जेल से मुलजम आते हैं ना, तो वहाँ पे उनको बंद किया जाता है, फिर वहाँ से एक एक दो दो बंदों को ले जाके कोर्ट्स में पेश किया जाता है। वो वहाँ से निकल के सारी कचहरी जो है वो उन्होंने गुजर के रोड क्रॉस करके फिर कोर्ट में जाना होता है। अगर ये बख्शी खाना यहाँ से शिफ्ट कर ही कोर्ट्स की तरफ जाए, तो ये जो वहाँ पे जेल से मुलजम आते हैं और उनको डेफिनेट फिर उनके साइलिन भी मिलने आए होते हैं, दोनों पार्टियाँ वहाँ पे आई होती हैं, वो वहाँ पे ना बड़ी सारा वहाँ पे हजूम बन जाता है, कंजस्टेड सा एरिया है सारा। वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। अक्सर आपने देखा है कचहरी में फायरिंग्स भी हो जाती हैं। उस फायरिंग्स का हम वकुला भी निशाना बनते हैं। इसमें ये बड़ा ना अहम ज़रूरत है कि उस बख्शी खाने वाली जगह को, वो काफ़ी सारी जगह है और वो फजूल वहाँ पे पड़ी हुई है, उस बख्शी खाने को शिफ्ट किया जाए सेशन कोर्ट वाली साइड पे, और उस जगह पे आपको वो जगह भी मिल जाएगी नए वकुला के लिए। वहाँ पे चैम्बर्स के लिए एक अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। और ये जो आए रोज़ वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, डेफिनेट जहाँ पे मुलजम आते हैं उनको मिलने के लिए उनके लवाहकीन भी आते हैं, उनके मुखालफ भी आए होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। ये भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा वहाँ पे जो जगह है वो वकुला के चैम्बर्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, जिस तरह से हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि जब इलेक्शन आते हैं तो डिफरेंट तरह के कैंडिडेट्स जब हमें कंपेन्स चलाते हैं तो डिफरेंट तरह के वादे भी किए जाते हैं कि हम जो भी मसाइल हैं उनको हल कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी आई एम श्योर कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वही विन करे, जो हालात को बेहतर कर सके, तो मसाइल को कितने हद तक जो है उस पर काबू पाया जाएगा?
जो हम अपने सेक्रेटरी और सदूर जिनको वोट दे के हम अपना नुमाइंदा बनाते हैं, हर वोटर की यही उम्मीद होती है कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ तो कल को जो कचहरी के ओवरऑल मसाइल हैं उनको भी ये हल करेंगे। और दूसरा, अगर वकला को, किसी भाई को कोई ज़ाती इशू भी होता है तो ये मेरे लिए भी स्टैंड करेंगे। तो इसमें जैसा मैंने पहले बताया कि जो इलेक्शन कैंपेन में तो हर कैंडिडेट का यही नारा होना है कि मैं जनाब हाई कोर्ट भी बना दूंगा, मैं पार्किंग के प्लाजे भी बनाऊंगा, मैं चैम्बर्स भी बनाऊंगा। भी 4-5 साल हमें भी हो गए इस फील्ड में, ना तो कोई बिल्डिंग बन सकी है, ना कोई पार्किंग प्लाजा बन सका है। तो ये मसाइल हमारे। क्या वजह है कि वादे तो किए जाते हैं, चाहे वो वकला के लिए ही हों और जो है वो इन हाउस इलेक्शंस होते हैं, तो क्या इसमें कहीं कोशिश में कमी रह जाती है? नहीं मैडम, बार के पास इंडिपेंडेंटली तो इतने फंड्स ही नहीं हैं कि वो कोई नई बिल्डिंग बना सकें, कोई प्लाजे बना सकें या हाई कोर्ट का बेंच लेके आए। सेक्रेटरी सदूर ने रिक्वेस्ट करनी है आगे जाके, हमारी चीफ जस्टिस साहब को कहना है, मुतलका इंतज़ामिया को कहना है, जगह एलोकेट उन्होंने करनी है। अब ये बख्शी खाने वाली जगह हमारे पास जो पड़ी है वो डीसी साहब की है। डीसीओ साहब को बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, रिटर्न कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, जी करते हैं। लास्ट टाइम ये हमारे चीफ जस्टिस साहब पंजाब हाई कोर्ट आए थे, उनको जगह भी विजिट करवाई कि जगह पड़ी है, बख्शी खाना शिफ्ट कर दें यहाँ पे नए वकला के लिए चैम्बर। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल इनको बनना चाहिए, डीसी साहब भी ये जगह इनको दें। अभी उनको 2-3 माह हो गए हुए, अभी तक डीसी साहब ने कुछ भी नहीं किया। सही। अरसलान, जैसे कि ज़िया साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, गुज़िश्ता टाइम में भी उस पर जो है वो इतना काम नहीं किया जा सका, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट जो है वो आगे इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं, तो स्पेशली फ़ीमेल एडवोकेट्स के हवाले से, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि उनके मसाइल हेल्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिल के भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो क्या इन मसाइल को हल किया जाएगा या फिर ये भी सिर्फ वही है कि वोट अपनी तरफ करने के लिए बस एक दावे और वादे हैं? नहीं, दावों और वादों के बगैर तो देखिए इलेक्शन कैंपेन होती ही नहीं है, वो तो एट द एंड सभी करते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना इसका। एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट कैसा होगा कि इस दफ़ा कुछ मामला अच्छे होंगे और जो दावे किए गए हैं और जो वादे किए गए हैं उनको पूरा भी किया जाएगा और जो मसाइल वकला को उनको हल भी किया जाएगा और ख़ातीन वकला के जितने भी मसाइल उनको भी हल किया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने अभी बात की है कि वकला की सिक्योरिटी के हवाले से उस हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। सीपीओ ऑफिस बिल्कुल साथ ही है। और ये सिक्योरिटी थ्रेट्स तो फीमेल एडवोकेट्स को भी फेस करना पड़ते हैं, ज़्यादा होते हैं उनको तो, क्योंकि उनके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ ख़ातीन वकला ही जानती होती हैं, तो उनके मसाइल भी वही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक तो सिक्योरिटी रिस्क जो होता है इतना ज़्यादा वो, एंड सेकेंडली जो मसाइल ऑन गोइंग है, चैम्बर्स की कमी, लाहौर बैंड की यहाँ पर जो तश्कील है वो, तो ये दावे जो किए जा रहे हैं, अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी दावे किए होंगे जब वो इलेक्शन इंतखाबात की मुहिम चला रहे थे, तो अब ये कर रहे हैं। तो होप यही है कि अब क्योंकि मामलात को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, कुछ डेवलपमेंट्स हुई भी हैं, एटलीस्ट दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग। तो इंशाल्लाह आइंदा जब जैसे इंतखाबात ख़त्म होते हैं जनवरी के बाद जो नई कैबिनेट आती है बार की, उनकी पहली कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द मसाइल को हल किया जाए और जो बड़े मुतालबात हैं, छोटे मुतालबात बाद में भी हल हो सकते हैं, बड़े मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बेंच की तश्कील हो गई और सेकेंडली जो चैम्बर्स की कमी है। अब आपको मैं एक थोड़ी सी और अपडेट देता चलूँ कि रिसेंटली जब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी यहाँ पर आए थे तो वकला की एक वफ़द ने मुलाकात की थी उनसे, तो उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इस हवाले से जो यकीन दहानी करवाई है कि चैम्बर्स की जो कमी है और लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की तश्कील जो है उसके लिए भरपूर जो है मदद की जाएगी। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को भी उन्होंने इस हवाले से कहा कि वकला के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, क्योंकि इन मसाइल का हल होना वकला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अवाम के मसाइल को जो है वो हल करते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी, इनके चैम्बर्स का, ये वो मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए आए और इन मसाइल पर जो है आपने रोशनी डाली। और चैम्बर्स की कमी वाकई ये है, और स्पेशली अगर फीमेल वकला की बात की जाए तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। ख़वातीन के हवाले से हम थोड़ा सा इसलिए जोर देते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे उनके क्लाइंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, तो एक जगह का होना जहाँ पे बैठ के वो अपनी डिस्कशन करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारी कोशिश होती है कि जो है वो डिफरेंट तरह के मौज़ूआत पे बात की जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आगाह कर सकें, आपको अवेयरनेस दे सकें कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। आपके बहुत सारे अगर डाउट्स हैं तो उससे हम क्लियर कर सकें। तालीम के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से जो है अब यूथ की बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइग्रेट कर रही है डिफरेंट तरह की कंट्रीज़ में जाके। हम देखते हैं कि स्टडी वीज़ा कहाँ का बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि हम जो है वो अपने करियर को सिक्योर कर सकें, चाहे वो जॉब के हवाले से बात करें या चाहे वो हम अपनी डिग्री के हवाले से बात करें। तो बहुत सारी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है अभी भी काउंसलिंग की बहुत अशद ज़रूरत है। हम ज़्यादा काउंसलिंग पर तवज्जो नहीं देते हैं और हमारे तालीमी इदारे भी जो है इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं बना है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में पता हो इससे पहले कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करें। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके पास जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टडी वीज़ा के हवाले से और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम आज बात करेंगे। और उसी के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल यूसुफ हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं, डायरेक्टर स्टडी कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और सबसे पहले तो बिलाल मैं ये जानना चाहूँगी कि काउंसलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में मेरा ख्याल है सबसे अहम पार्ट जो होता है वो कैरियर काउंसलर का होता है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में कैरियर काउंसलर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वहाँ पर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है कैरियर काउंसलर्स का, जो लोग वहाँ जाते हैं और अपना फ्यूचर प्लान्स उनसे डिस्कस करते हैं, फिर उनसे उनकी राय लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपना रूट मैप तैयार करते हैं कि मुझे फ्यूचर में कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस स्टेट में, किस कोर्स में जाना चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर उसमें फ्लरिश हो पाए। तो मेरा ख्याल है जो आपका सवाल था कैरियर काउंसलर का, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, कैरियर काउंसलर का आपके साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक अहम पार्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि सारी बात है आप ज़्यादा डील करते हो यूके के लिए। तो यूके में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से स्टूडेंट्स के लिए अगर स्टडी बेस्ड वीज़ा की बात करें तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके लिए वो अप्रोच कर सकते हैं? बेसिकली ना यूके पिछले कुछ 3-4 सालों की हिस्ट्री है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यूके पोस्ट ब्रेग्जिट जो लोग समझते हैं कि, और फिर पोस्ट कोविड, दो चीज़ें मिक्स हुई, जिसमें सबसे पहले पोस्ट ब्रेग्जिट की बात करते हैं कि इन्होंने 2019 दिसंबर में ब्रेग्जिट किया था, मतलब अपने आप को एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से। पहले ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट होते थे, अब ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो इन्होंने जब अपने आप को अलग किया तो जो यूरोपियन स्टूडेंट्स थे उनको ये एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डील करना शुरू हो गए, जिस वजह से बहुत बड़ी तादाद यूरोपियन स्टूडेंट्स की वहाँ से यूके की यूनिवर्सिटी से वापस जाना शुरू हो गई। और फिर कोविड आ गया, उसके बाद कोविड के बाद चाइनीज़ मार्केट भी बंद हुई, क्योंकि पहले यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो अब वो भी वहाँ नहीं आते थे पढ़ने के लिए, काफ़ी 2-3 साल का अरसा वो चाइनीज़ गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी। तो जिसकी वजह से उन्होंने हमारी गल्फ मार्केट है, उसके बाद साउथ एशियन मार्केट है, इसको टारगेट किया। तो क्योंकि यूके के बहुत बड़े अदारे हैं, उनके पास बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए। तो इस वजह से वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, छोटे छोटे जो मुल्क हैं, इवन गल्फ, उन पर फोकस्ड हैं इस वक्त। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। यूके के बेहतरीन सिटीज़ हैं, 6-7 मैं नाम लूँगा, जैसे कि लंदन है, बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लीड्स है, शेफील्ड है, लिवरपूल है। अगर आप थोड़ा सा स्कॉटलैंड वाली साइड पे जाना चाहें तो वहाँ पर आपको ग्लासगो मिल जाएगा, एडनबरा मिल जाएगा। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूके का एजुकेशन सेक्टर पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सेक्टर है। दे हैव ऑलमोस्ट 150 यूनिवर्सिटीज़ इन देयर कंट्री एंड वेल नाउन यूनिवर्सिटीज़ इन देयर कंट्री लाइक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और बहुत, क्वींस मैरी, उसके बाद आपका कील यूनिवर्सिटी, लिवरपूल जॉन मॉस यूनिवर्सिटी, हेडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी, स्टर्लिंग, LSBU, क्वेंट्री, कील, so many others, and some semi-government universities like University of Law, BPP universities, they have multiple departments, multiple courses, and they are in welcoming mood mainly to Pakistani students. तो अगर कोई बच्चा यहाँ से इस वक्त जाना चाहता है तो this is the right time for him or her.
तो फिर उसके लिए जो है ये पूरा प्रोसेस कैसे रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको किस यूनिवर्सिटी का जो है उसको चूज़ करना है और वहाँ पे आगे चल के उनके करियर को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या फिर अगर वो अपना बिजनेस भी वहाँ पे सेटल करना चाहते हैं तो इज़ इट पॉसिबल? हाँ जी, इसके ना कुछ रूट्स हैं। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में एक स्टूडेंट हैं, शुरू से बात करते हैं, लेट्स से कि आप एक पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं और आप यूके जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट पाकिस्तान का इंटरमीडिएट। अगर 60% से पास हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल दो कुछ यूनिवर्सिटीज़ 55 के साथ भी ले लेती हैं, बट 60 हम कहते हैं। अगर उसके बाद 14 ईयर ऑफ एजुकेशन हो सकती है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो सकती है, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में एमफिल कहते हैं। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए यूके जा सकते हैं। लेट्स से अगर आपने इंटर किया है तो आप वहां पर अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे। अगर आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की है तो आप उनके अंडर ग्रेजुएट के 3rd ईयर में जाएंगे, जिसे बीए टॉप अप कहा जाता है। अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर किया है तो आप उनके post ग्रेजुएट में जाएंगे, क्योंकि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे 2 साल आगे चलता है। लेट्स से किसी ने यहाँ पर 14 ईयर ऑफ एजुकेशन की है तो वो यूके के हिसाब से 12th स्टैंडर्ड बनेगा। तो उसको करना क्या होता है बेसिकली कि बेस्ट कैरियर काउंसलर ढूंढे। जैसे हम जैसे लोग मार्केट में मौजूद हैं, उनको उन तक पहुंचे, अपना सारा असेसमेंट करवाए, बताए कि मैंने पाकिस्तान से ये किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई एक बच्चे की मिसाल लें। अगर किसी ने पाकिस्तान से बीबीए किया है, लेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो जाके बताए कि मैंने ये इंटर किया था, आईकॉम किया था, फिर मैंने 4 साल का बीबीए किया। Now I have 16 year of education with me and I want to pursue my career in the same field, कि मैं बिजनेस में ही जाऊं। तो वो कैरियर काउंसलर के पास जाके अपनी पूरी असेसमेंट बनवाए और फिर उस हिसाब से अपना एरिया वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज और कोर्स वाइज 3 चीजें फाइनल करे। अपना फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस भी देखे, फाइनेंस को देखने के बाद वहां पर अप्लाई करें। ये प्रोसीजर है। ओके, लेकिन मोस्टली बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में ऐसा भी देखा जाता है कि यूजुअली हम जब भी इस तरह की किसी भी अपने पर्पस के लिए जाते हैं तो हम सामने वाले को कहते हैं कि आप हमें बेस्ट क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप डेली बेसिस पे डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इतनी क्लैरिटी भी नहीं है अपने करियर को लेके कि उनको पता हो कि अच्छा मैंने ये फील्ड को चूज़ किया है और मुझे इसी को आगे लेके चलना है। तो उसमें अगर इस तरह आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उनको बेस्ट क्या सजेस्ट करते हो? जी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जाहिर बात है हम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं, हम यहाँ बैठ के वहाँ की हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ऑल दो के सोशल मीडिया से मिल सकती है, मगर हम इतनी कोशिश भी नहीं करते और इतना नॉलेज होता भी नहीं। हम डिपेंड करते हैं अगले बंदे पे कि आप हमें सजेस्ट करें। जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आएगा तो मैं उसको यूके के जो बिग सिटीज़ हैं वो रेफर करूंगा। मैं पहले सिटी वाइज बात करूंगा, फिर मैं यूनिवर्सिटी वाइज और कोर्स वाइज बात करूँ। जैसे मैनचेस्टर है, उसके वहाँ पर बहुत फ़ायदे होंगे, उसको देसी कम्युनिटी मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, अकोमोडेशन आसानी से मिलेगा, वो वहाँ पर लोन फील नहीं करेगा, होम सिक फील नहीं करेगा, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए उसको मॉस्क मिलेगी और पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, लेट्स से पाकिस्तानी कपड़े, आई मीन कि शॉप्स मिलेंगी उसको। उसके बाद त्यौहार होगा तो उसको एक अपनी फील मिलेगी। इस वजह से लंदन और मैनचेस्टर और बर्मिंघम और ब्रैडफोर्ड, ये 4 शहर हैं जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में। तो मैं उसको पहले ये ऑफर करूंगा कि आप एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, आप इन सिटीज को टारगेट करें। फिर इनमें मौजूद यूनिवर्सिटीज, जैसे मैनचेस्टर में सेल्फोर्ड है, सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, MMU है, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, लंदन में आप क्वींस मैरी है, BPP यूनिवर्सिटी लंदन है, उसके बाद आपका क्वेंट्री लंदन में मौजूद है, उसके बाद LSBU है लंदन में बिल्कुल सेंट्रल में मौजूद है, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। तो मैं उसको इस तरह रेफर करूंगा और फिर उसका मैं प्रोफाइल देखूंगा कि इधर एक बच्चा है जिसने फॉर्म D किया है, तो आप उसको बिजनेस में नहीं उठा के फेंक सकते। यूके में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। NHS उनका एक अदारा है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, मेडिकल की फील्ड में अगर किसी ने फॉर्म D किया तो आप उसको हेल्थ केयर लीडरशिप की डिग्री दो, ताकि वो फ्यूचर में अगर डिग्री के बाद अपना कैरियर वहां परस्यू करना चाहता है तो वो NHS में जॉब कर पाए। इसी तरह मेरे पास अगर मैंने जो पहले मिसाल दी BBA वाला आएगा तो मैं उसको हेल्थ केयर लीडरशिप में नहीं डालूंगा उठा के, मैं उसको फिर कोशिश करूंगा MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या MBA में या IT की कोई डिग्री दे दूं या डिजिटल मार्केटिंग की, ताकि आने वाले वक्त में उसकी पिछली डिग्री और उसकी जो यूके से वो डिग्री करे, दे कंबाइन कम एंड दे विल गिव हिम
a kind of confidence and boost in their upcoming studies and career. लेकिन बिलाल, इनमें इस तरह से भी है ना कि डिफरेंट सिटीज़ की, जैसे आपने लिस्ट आउट किया और डिफरेंट तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो एक पूरा पैकेज बनता होगा कि उनकी फ़ी का उनको कितना आपको पे करना है, वो सब चीज़ें भी डिफरेंट उनको पे करना पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है पड़ेगी। कि बच्चे से सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि आपका फाइनेंस कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कितने हैं, क्योंकि यूके में 10,000 11,000 पाउंड से यूनिवर्सिटी शुरू होती हैं एनुअली, और वो 75,000 पाउंड तक जाती हैं। वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जिनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तानी करेंसी में तो वो बहुत ही ज़्यादा बन जाती। सारी बात है, आप उसका देखते हैं कि लेट से एक मिसाल देता हूँ, बच्चा मेरे पास आता है ऑफिस में, मुझे बोलता है कि मैंने ये डिग्री की है, मैंने एमकॉम किया है पाकिस्तान से, आई वांट टू गो फॉर माय हायर एजुकेशन, बट मेरा बजट जो है वो सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ के दूं जिसमें उसका सारा काम 20 लाख के अंदर हो। और इसमें मजे की बात यह है कि आपको किसी भी स्टेज पे किसी को पैसे पे नहीं करने होते। अच्छा। ऑलवेज जितने भी लिसनर मुझे सुन रहे हैं, यूके के लिए मेनली मैं बात कर रहा हूं, आपको किसी स्टेज पे किसी को पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा मार्केट में आपसे पैसे मांग रहा है कि मुझे 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, वो उससे बचें थोड़ा सा। क्योंकि इसमें बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। मैं एक प्रोसीजर पे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। सिंपल है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए, आपके साथ बैठ के आपकी असेसमेंट बनती है, आपकी यूनिवर्सिटी और सिटी और यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट होता है। ये 3 सी इसे कहते हैं हम, सिटी, कोर्स और यूनिवर्सिटी। 2C एंड U इसे कहते हैं, वो सिलेक्ट होता है। उसके बाद फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड हो जाते हैं। सिंपल। मैं एक कैरियर काउंसलर हूं, मैं एक मिडल मैन हूं, जो मैं बच्चे से डॉक्यूमेंट लेके यूनिवर्सिटी को भेज दूंगा। यूनिवर्सिटी फिर आगे आपको एडमिशन लेटर देगी। वो 2 तरह का हो सकता है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। उसे ऑफर लेटर कहते हैं। कंडीशनल में वो कह सकते हैं हमें ये चीज प्रोवाइड करें, कोई एक चीज हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती। वो ज्यादातर इंग्लिश टेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे पहले अप्लाई करते हैं, कंडीशनल लेटर आने के बाद फिर वो इंग्लिश टेस्ट देते हैं। इंग्लिश टेस्ट देंगे तो वो अनकंडीशनल हो जाएगा। जब वो अनकंडीशनल लेटर हो जाएगा तो आपने किसी को पैसे पे नहीं करने, आप डायरेक्ट अपनी बैंक में जाएं या फिर डॉलर ईस्ट वगैरह जो अदारे होते हैं उधर जाएं, डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी को पैसे भेज दें और रसीद अपने कैरियर काउंसलर के साथ शेयर कर दें। बस वो रसीद वो आगे भेजेगा और आपका कैश लेटर आ जाएगा। कैश एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडी कहते हैं, कैश। जैसे ही आपका कैश आ जाता है तो आप यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि पता है हमारे यहाँ जो है वो हम जिनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं सारा रिलायबल उन पे कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हमने जो है वो अपने तौर पर किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट करने से पहले कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सर्च करें, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप काम कर रहे हो, इस तरह के फर्दर और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो किस तरह से जो है वो लोग, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेन जिनको देख के आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके जो है वहाँ पर आप कह सकते हो कि अच्छा इनके थ्रू जो है वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसी ऑथेंटिसिटी की अगर बात की जाए 3-4 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा वहां पर कंसल्टेंट लिस्टेड है। वो बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान में ये लिस्टेड पार्टनर है, आप इसके पास जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जो बंदा आपसे हाई डिमांड करे पैसों की, उससे बचें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ऑल दो जाहिर बात है पाकिस्तान में लोगों ने ऑफिस के खर्चे चलाने होते हैं तो वो आपसे छोटी अमाउंट ले लेते हैं। आपकी प्रोसेसिंग फीस उसे कह सकते हैं 20,000 पाकिस्तानी या 30,000, इससे ज्यादा देनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई इतनी छोटी अमाउंट मांग रहा है तो समझ लगती है, क्योंकि वो आपकी सारी फाइल प्रोसेस कर रहा है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पैसे डिमांड करें, आपको बोले 15 लाख मुझे दे जाओ काम हो जाएगा, घर बैठ जाओ जाके, इस तरह की चीजों से बचें। कोशिश करें कि जो मतलब मैं अपनी यहाँ पर कोई मिसाल तो नहीं देना चाहता, मगर कुछ अच्छे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं जिनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक है। आप उनके पास जाएं ताकि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक रिसाई मिले, आपको ऑफर लेटर मिले। और आप ऑफर लेटर ऑलवेज, बेशक आप हमसे काम करवाएं या किसी से, मैं कहता हूं आप अपना ऑफर लेटर, उस पर एक स्टूडेंट आईडी मेंशन होता है। आप यूनिवर्सिटी को कॉल करके अपना स्टूडेंट आईडी कंफर्म करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मेरा एडमिशन हुआ है, आई एम गोइंग टू पे माई फीस, कैन आई।
उनसे पूछ लो और फिर फीस पे करो। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर वेबसाइट्स के थ्रू जाके आप देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी किन कंसल्टेंट्स के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तो क्या इस तरह से पूरा स्केड्यूल आपको वहाँ से मिल सकता है कि आपको पूरा वहाँ पे जाने के लिए कितना पेमेंट की ज़रूरत है, और फर्दर और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इसके लिए भी कोई सेपरेटली जो है वो वेबसाइट बनाई है? जो मैं पहले बता रहा था, वो जो ऑफर लेटर होता है ना, यूनिवर्सिटी आपको देती है, आपके पिछला CV देख के हर चीज देखने के बाद, तो उसी पर हर चीज मेंशन होती है कि योर कोर्स इज MSc इंटरनेशनल बिजनेस, योर फर्स्ट फी इज गोइंग टू बी 5,000 पाउंड, योर नेक्स्ट फी इज गोइंग टू बी 5,000 पाउंड आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। उस पर सारा प्लान, इवन यूनिवर्सिटी की बैंक डिटेल भी मौजूद होती है कि आपने ये पहला 5,000 किधर पे करना है। तो आपको किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है, आप वो यूनिवर्सिटी को पहला 5,000 दें और उसकी रसीद उस बंदे से शेयर कर दें जो आपका काम कर रहा है। उस पर सारा आपका फी ब्रेकडाउन लिखा होता है और साथ में बताया होता है कि आपका कोर्स ये है, कैंपस ये है, यूनिवर्सिटी ये है, स्टूडेंट ID ये है, ये आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, ये आपकी अपकमिंग क्वालिफिकेशन है। तो किसी भी किस्म मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां से मिल जाती है। और आपको बहुत सारे, हम जगह पे ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे स्कैमर्स जो बैठे हुए, इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी आप जो है वो सर्च करें, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होकर चीज़ों को देखें, क्योंकि आपका पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके करियर पे ही वो सर्व होना चाहिए। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, स्टडी के हवाले से कि किस तरह से अगर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस कंट्री में जाना है, किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो आप अप्रोच कर सकते हो और उसका क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग फ्रॉड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम से भी गुजरते हैं। तो पहले ज़रूरी है कि आप अच्छे से जो है वो अपनी तसल्ली कर लें, खुद से जो है वो सर्च कर लें कि कौन सी आपके लिए जो है वो जो ऑफिस है या कंसल्टेंट है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें डिफरेंट तरह की वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो ये थोड़ी सी एफर्ट है जो आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे करते हो खुद के करियर के लिए, खुद के लिए। तो इस तरह के जो पहले की जो पूरा एक हिस्सा होता है सर्च करने का, उस पर थोड़ा सा तसल्ली से सर्च करें, ताकि वो जो पहले के 1-2 माह है वो आप ज़्यादा ले लें, बजाय इसके कि कोई आपके साथ स्कैम करे, फ्रॉड करे और उसके बाद जो है वो आपके लिए मुश्किल हालात हो जाए। और अगर आप स्टडी बेस्ड वीज़ा पे जाते हो किसी भी कंट्री में, तो वहाँ जाके आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी अकोमोडेशन के हवाले से, आपके सर्वाइवल के हवाले से कौन कौन सी जो है वो आपके लिए मौके हैं, उसी हवाले से बात करेंगे। बिलाल, यहाँ से हमने बात कर ली कि किस तरह से एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, और डिफरेंट तरह की, जैसे आपने सिटीज़ की भी बात की और यूनिवर्सिटीज़ को जब आप अप्रोच कर लेते हो, फिर वहाँ जाके अपनी लाइफ जो एक मेंटेन करना है, वहाँ पे सारी बात है आपकी रिहाइश का, खाने पीने का, सर्वाइवल का पूरा जो है वो आपको ज़रूरत होती है, वो एक बेसिक नीड है। तो उस हवाले से फिर जो पूरे का पूरा एक सिस्टम है वो आप किस तरह से उनके लिए करते हो, या फिर ये उनके स्टूडेंट के जो है वो बिहाफ पे होता है कि वो अपना ये खुद देखेगा कि उसको अकोमोडेशन का क्या करना है, खाने पीने का क्या करना है, और साथ साथ क्या स्टूडेंट्स वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बिग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कील है, क्वेंट्री है, लिवरपूल जॉन मॉर्स है। इनके पास अपने अकोमोडेशन होते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो कोशिश करें कि आप उनसे राब्ते में रहें, आप उनसे बात करें कि मुझे साथ में हॉस्टल की फैसिलिटी भी चाहिए, तो वो बड़े चीप रेट पे आपको वहाँ पर वीकली चलता है जो हॉस्टल के रेंट्स होते हैं। तो आपको 80 पाउंड पे, 90 पाउंड पे, इवन 100 पाउंड पे रूम के हिसाब से आपको वो वीक का मिल जाता है। यानी 400 पाउंड में आपको एक अच्छा रूम यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है, जिसमें ऑल बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इवन पोस्टेज वगैरह हर चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। तो यू कैन लिव अ नाइस लाइफ। अगर दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें जो सेमी गवर्नमेंट है, जिनके पास एक बिल्डिंग है, सिटी के अंदर टाउन में भी एक बिल्डिंग है, तो वो जाहिर बात है हॉस्टल उनके पास अपना नहीं है। तो वहाँ पर एक अदारा है, मैं नाम लेना यहाँ पर ज़रूरी समझूंगा उनका, क्योंकि वो बहुत बड़ा अदारा है, यूनाइट स्टूडेंट्स के नाम से। वो हर सिटी में मौजूद हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ये नाम याद कर लें, यूनाइट स्टूडेंट्स। हर सिटी में उनके बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट मौजूद है। तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आई एम कमिंग इन बर्मिंघम, आई एम कमिंग इन मैनचेस्टर। दे आर इन एवरी सिटी ऑलमोस्ट, अंटिल के कोई बहुत ही छोटा सिटी हो, तो आप उनसे रूम ले सकते हैं। और आप यूनिवर्सिटी का कैश उनको दिखा के उनसे रूम ले सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ तो मुझे रूम चाहिए।
तो वो भी आपको 90 से 100 पाउंड में मिल जाएगा। जैसे आपने बात मतलब की, ये उनकी यूनिवर्सिटी से सेपरेट है उनके? हाँ, ये एक अलग से अदारा है जिसे यूनाइट स्टूडेंट कहते हैं। ओके, ओके। जिन यूनिवर्सिटीज के पास अपने हॉस्टल नहीं होते ना, उन्होंने उनके अपनी वेबसाइट पे इनका लिंक दिया होता है, ओके। ताकि आप इनसे रूम ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अदारा है यूके में। इनके पास कुछ 15-15 हजार रूम्स की बिल्डिंग्स हैं हर सिटी में, तो वो आपको एक बड़ी कैपेसिटी में चीजें मिल जाती हैं, तो आप इनसे रूम ले सकते हैं। बाकी रही बात वहां जाके सेटल होने की, कुछ 6-7 क्विक चीजें हैं जो मैं बताऊंगा जो यूके पहुंचते ही किसी भी स्टूडेंट को करनी चाहिए। नंबर 1, वो अपना बीआरपी कलेक्ट करेगा पोस्ट ऑफिस से, जिसे ब्रिटिश रेजिडेंट परमिट कहते हैं। ओके। वो कलेक्ट करेगा जिस पर उसका एक्चुअल वीजा होगा। जब आप यहां से जाएंगे तो वो आपको सिर्फ 3 महीने का वीजा स्टिकर मिलेगा, फिर आप वहां जाके अपना एक्चुअल वीजा कलेक्ट करेंगे, जैसे कि पाकिस्तानी CNIC होता है, उसे बीआरपी कहते हैं। वो कलेक्ट करना है पहला काम। वो कलेक्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी जाना है, वो दिखा के अपना स्टूडेंट ID कलेक्ट करना है, वहां अपनी इनरोलमेंट का प्रोसीजर डन करना है। उसके बाद आपने वहां पर NI नंबर अप्लाई करना है। NI नंबर को नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उसके बगैर आप यूके में जॉब नहीं कर सकते। वो अप्लाई होता है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अप्लाई करना है। तीसरा काम हो गया। चौथा काम, आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो BRP के साथ खुलेगा। 5वां काम है, आपने वहां जाते ही अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना है, अगर आप करना चाहते हैं ड्राइविंग फ्यूचर में। तो ये 5-6 काम है। उसके बाद अकोमोडेशन आपको यूनिवर्सिटी या यूनाइट स्टूडेंट दे देगा। तो ये सारी चीजें हैं जो एक नए बंदे को जाके क्विकली करनी चाहिए। तो ये सारे कामों के लिए क्या जो यहाँ से पाकिस्तान से उनके कंसल्टेंट हैं, ये उनको हेल्प आउट करते हैं या ये स्टूडेंट्स को अपने ही तौर पे करने पड़ते हैं? हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी बात करूंगा कि हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उधर मैनचेस्टर में हमारा हेड ऑफिस है, हम वहां भी मौजूद हैं, तो बच्चे को अक्सर मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर कर देता हूँ। मैं यहाँ तक भी मतलब कि बच्चे को ले लिया, कहीं छोड़ दिया, उसको BRP कलेक्ट करवा दिया, उसकी यूनिवर्सिटी में साथ जाके इनरोलमेंट तक करवा दी। इस तरह के कंसल्टेंट और भी मौजूद हैं, आप उनसे राब्ते में रहें। जो यूके बेस्ड होगा वो आपको बहुत ज्यादा चीजें बता पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज से गुजरा होगा। तो हम तो उसको हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका NI नंबर भी ऑफिस बुला के अप्लाई करवा दें, उसका इवन बैंक अकाउंट खुलवा दें, उसको किसी के पास भेज दें रिहाइश के लिए, अगर वो कहीं और नहीं कर रहा। तो एक बात आपने और की थी कि क्या उनको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर जाते हैं यूके में, उनके जो BRP है उस पर क्लियरली मेंशन होता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, दे आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स इन अ वीक। ओके। 20 घंटे, क्योंकि आपने स्टडी को देखना है, आपने अपनी असाइनमेंट्स को देखना है, आपने अपने रिसर्च वर्क को देखना है। तो ये एक सेट पैटर्न है यूके BI का कि वो आपको 20 घंटे अलाउ करते हैं वीक में काम करने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट वो भी नहीं करते, अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, कुछ 1-2 शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। तो दे आर ऑफिशियली 20 आवर्स अलाउड टू वर्क इन अ वीक। जो आप बात कर रहे थे कि प्रोसीजर की आप फेवर करते हो, मतलब कि ये पूरा जो फर्स्ट के 6-7 स्टेप्स हैं, जैसे आपने अभी मेंशन किया स्टूडेंट्स के लिए, तो मतलब ये कंसल्टेंट के पूरे प्रोसीजर में या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे सर्व कर रहे हो यूके में, तो आप ये जो उनको एक्स्ट्रा उनके साथ फेवर करते हो, ठीक है। तो जिस तरह की वहाँ पे अगर जैसे आपने बताया कि एक वीक में जो है वो आप 20 आवर्स के लिए जॉब कर सकते हो, तो वो जॉब्स किस तरह की, वो जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएं कि वो किस तरह की होती हैं और कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं कि आपकी स्टडी भी उसमें जो है वो मुतासर नहीं हो और आप अपने यूनिवर्सिटी को और अपने काम को जो है वो बैलेंस करके चल सकें। हाँ जी, इसी सवाल से लिंक है। अक्सर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जब उनका सारा काम हो जाता है तो उनका सवाल होता है कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट में अगर मैं काम करना चाहूं तो मैं क्या पैसे कमा पाऊंगा और वो कितने पैसे होंगे, पाकिस्तानी करेंसी में वो जानना चाहते हैं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि एक बच्चा अगर जो ऑफिशियल अलाउड 20 आवर्स हैं वो काम करता है, तो यूके में इस वक्त ओवर 26 अगर आपकी एज है तो आपका वेज रेट ऑलमोस्ट 10 पाउंड पर आवर है। अच्छा। एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा 20 घंटे काम करेगा तो वो 200 पाउंड अ वीक कमाएगा। तो 2 × 4 = 800 पाउंड। तो वो मंथली 20 घंटे अलाउड वर्क करने के बाद 800 पाउंड कमा पाएगा। 800 पाउंड का मतलब है पाकिस्तानी करेंसी में अगर फ्लक्चुएशन होती रहती है तो ये तकरीबन कोई आप देख लें अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। कोई 3-3.5 लाख के करीब वो 20 घंटे काम करके कमा सकता है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि ये टर्म टाइम में है। जब आपका टर्म टाइम नहीं है, आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है या आपका कोर्स खत्म हो गया है, उसके बाद भी आपको 5-6 महीने का वीजा मिलता है एक्स्ट्रा, तो यू आर अलाउड टू डू फुल टाइम वर्क। जिसमें आप जब आप आफ्टर कंप्लीशन even in study when your term is not on, let's say you having a semester break between 2 semester, तो आपका वो टर्म टाइम नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे, आपके 2 सेमेस्टर्स की ब्रेक चल रही है, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके बाद एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिस पर बात ना की जाए तो मेरा ख्याल नाइंसाफी होगी। यूके गवर्नमेंट आपको 2 साल का वर्क परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ओह, उनकी एक ऑफर है जिसे PSW कहते हैं, अच्छा। पोस्ट स्टडी वर्क। उन्होंने कहा है कि हमारे मुल्क में आप आएं, आप हमारे मुल्क में आके डिग्री करें, और डिग्री जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, उसकी एक ही शर्त है कि आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करें, आप हमें वो डिग्री दिखाएं और हमसे 2 साल का वर्क वीजा ले लें, जिसे ग्रेजुएट रूट कहते हैं, PSW पोस्ट स्टडी वर्क। वो 2 साल के लिए वैलिड होता है और उसमें फुल टाइम आपको काम अलॉट होता है। और आपका एक सवाल था कि क्या वो बिजनेस कर सकते हैं, तो वो जब ग्रेजुएट राउट पे चले जाएंगे तब वो अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। जब डिग्री कंप्लीट होती है और उनको जो है वो 2 इयर्स का जो है वो मिल जाता है वहाँ पे वर्क वीज़ा, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसके हवाले से हम जानेंगे। और किस तरह का, क्या उसके लिए भी कुछ आपको पे करना पड़ता है या नहीं, और उसका कंप्लीट रूट क्या है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त में छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप स्टडी वीज़ा पे अगर यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहती हैं, और किस तरह से आप अपनी स्टडी के साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ आवर्स हैं, जैसे कि पहले भी बताया है हमें बिलाल ने कि उसके लिए एक 20 घंटे हैं जिसके आप काम कर सकते हो, और उस काम से आप जो है वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो, और इन बिटवीन टर्म जो है वो आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो या नहीं, और इस हवाले से कितने डाउट्स हम आपके क्लियर कर सकते हैं, तो उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। बिलाल, जैसे कि आपने बोला कि डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है और यूके गवर्नमेंट जो है वो 2 साल का आपको वर्किंग जो है वो वीज़ा भी देती है, तो क्या उसके लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, और कब से ये आप अपने क्या लास्ट सेमेस्टर में ही इसके लिए जो है वो देख सकते हो कि किस तरह से आपका जी रूट बिल्कुल, रहेगा? ये PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसकी शर्त होती है कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है। Okay. आइदर यू आर गोइंग इन 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट, आइदर यू आर गोइंग फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट। और इसमें एक और चीज है कि अगर आप PhD यूके से करते हैं तो फिर आपको ये वर्क वीजा 3 साल के लिए मिलता है। अगर आप मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 2 साल के लिए मिलता है। इवन अंडर ग्रेजुएट करते हैं तो 2 साल के लिए मिलता है। इसका सिंपल रूल है, आप अपने लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शर्त ये है कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपको यूके गवर्नमेंट जो पहला वीजा देती है वो 5 महीने ज्यादा होता है आपकी स्टडी से, तो वो 5 महीने इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए देती है, जॉब सीकिंग के लिए। आपकी डिग्री कंप्लीशन का लेटर आता है। इसका प्रोसीजर सिंपल है कि आपने ऑनलाइन जाके वीजा अप्लाई करना होता है, जिसे कहते हैं ग्रेजुएट वीजा। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर भेजती है कि आपने अपने सारे मॉड्यूल्स पास कर लिए हैं, वो लेटर आपका कंफर्मेशन लेटर होता है। तो आप उसी वक्त जैसे ही वो आपको लेटर रिसीव हो जाता है, आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसे ग्रेजुएट वीजा कहते हैं। वो अप्लाई करने की आप कह रहे थे कितने पैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, उसका सिंपल प्रोसीजर है। आप ग्रेजुएट वीजा लिखेंगी वहां जाके, जब आप डिग्री का लेटर आपको मिल चुका होगा वहां जाके आप वीजा अप्लाई करेंगी। हम जैसे लोग मौजूद हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उसकी कोई फीस नहीं है, बस छोटी सी फीस है जो आपको एम्बेसी की प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, और साथ में आपको IHS देना होता है जो आपने 2 साल के लिए वहां रहना है, जिसे हम इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज कहते हैं। तो वो आपका तकरीबन कोई 2000 पाउंड में वीजा अप्लाई हो जाएगा, जिसमें 700 और 700 2 बार देना होगा आपको, 1400 2 साल का IHS, और साथ में कोई 600 के करीब आपके एम्बेसी चार्जेस। तो ये 2000 में सारा वीजा आपका अप्लाई हो जाएगा, और आपके पास 2 साल का वर्क वीजा आ जाएगा। और उस वर्क वीजे पे आप हर तरह का काम कर सकते हैं लीगल, मतलब जिसमें आप अच्छा, आपने कहा हर तरह का काम कर सकते हैं, तो क्या इस वीज़ा पे जो आपकी रेलिवेंट डिग्री है आप उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को चूज करेंगे, या फिर अगर जैसे कि मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है तो मुझे इसी से आगे इसी को परस्यू करना पड़ेगा, या डिफरेंट और भी तरह के जो है वो डिपार्टमेंट्स में मैं अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी, अगर तो आपको जर्नलिज्म में जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड है, मगर इस वीजे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट्स से कि आपने को 2 साल का यूके गवर्नमेंट ने वीजा दिया, आप उसमें अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकती हैं। आप उस पे अगर आपके पास कोई पास्ट में एक्सपीरियंस लेटर रहा है तो उस फील्ड में आप जा सकती हैं। आप उस पे अपना कुछ छोटा मोटा कॉर्नर शॉप वगैरह खोल सकती हैं। दे गिव यू अपॉर्चुनिटी कि ये आपके पास 2 साल हैं, फुल टाइम आप काम कर लो, जिस फील्ड में करो, और अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो, और फिर आप फ्यूचर में उसके बाद आपका एक सवाल आपका मैं बताऊं जो बनता है कि लोग अक्सर सवाल करते हैं PR के लिए। मेरा ख्याल आपने उस तरफ आना होगा अभी। तो वो ये जो सारा टाइम होता है इसमें आप अपनी कोई
पक्की वाली जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि मैं यूके में स्किल्ड वर्कर हो जाऊं, मैं एक अच्छी जॉब में चला आपने जाऊं। स्टार्टिंग में पीआर की भी बात करी थी, तो वो इन जो ये 2 साल का आपका पूरा वीज़ा होता है, तो आप इसी के दौरान उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या ये एक सर्टेन टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद अगर इन सपोज के इस 2 साल में भी किसी से कोई बिजनेस या जॉब जो है वो आपको परमानेंट जॉब की भी जैसे आपने बात की है उससे नहीं मिलती है, अगर वो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उससे वो बिजनेस नहीं हो पा रहा, तो फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस हाँ जी, होगा? इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो ग्रेजुएट राउट आप यूज कर सकते हैं टू मेक मनी, टू हेल्प यूके इकोनॉमी, टू हेल्प योर इकोनॉमी, टू हेल्प योर फैमिली, टू हेल्प योर सेल्फ। अब 2 साल का पीरियड फुल इंजॉय करें और काम करें, और आप अपने लिंक्डइन वगैरह का प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी जॉब सीकिंग करें, कोशिश करें किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब ऑफर हो आपकी फील्ड के रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद जो टाइम शुरू होता है वो कैटेगरी चेंज हो जाती है, उसे कहते हैं हम स्किल्ड वर्कर वीजा। तो वो आप डिग्री कंप्लीट किए बगैर नहीं कर सकते, मगर ग्रेजुएट राउट पे जब हैं तब आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट राउट वीजा लिया PSW, 2 महीने बाद आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब पे चले जाएं। 3 महीने बाद आपको जॉब मिल गई, आप जॉब पे चले जाएं, तो आपको फिर नई कैटेगरी में शिफ्ट होना है जिसे स्किल्ड वर्कर कहते हैं। और वो कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपने 5 साल रहना है स्किल्ड वर्कर में। अब पिछले ड्यूरेशन की बात नहीं होगी, लेट्स से मुझे आज जॉब मिली, मैंने आज स्किल्ड वर्कर लिया, तो मेरा जो 5 साल का सफर है वो आज से शुरू होगा, तो मुझे उस पे 5 साल रहना होगा एक जॉब के साथ, और फिर मैं PR के लिए अप्लाई कर पाऊंगा, जिसे यूके में ILR कहते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। वो 5 साल के पीरियड के बाद आप अप्लाई कर सकते। उसके 2-3 सेट पैटर्न है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 2000 पाउंड की जॉब मिल गई, 5000 पाउंड की जॉब मिल गई। उसके लिए कुछ कंपनीज हैं, यूके गवर्नमेंट की लिस्टेड कंपनीज हैं, वो दे आर नॉट इन हंड्रेड्स, दे आर इन थाउजेंड्स। तो वो आपको जॉब ऑफर करती हैं, और उसका एक सेट पैटर्न है कि अगर आप ओवर 26 हैं तो आपको वो 26,200 पाउंड सालाना सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा जॉब ऑफर होनी चाहिए, और आपकी फील्ड में होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं जो आपको, जब वो जॉब ऑफर हो जाती है फिर आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, जिसे टियर 2 कैटेगरी कहते हैं। जो स्टूडेंट राउट होता है वो टियर 4 होता है। तो आप टियर 2 में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप स्किल्ड वर्कर में चले जाते हैं तो आपका 5 साल का सफर शुरू हो जाता है। तो फिर आप 5 साल पूरे करने के बाद एज अ स्किल्ड वर्कर वहां पर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसे आम लफ्जों में PR कहा जाता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जो पहला सवाल था आपका, अगर आपको PSW पे जॉब ऑफर नहीं होती, आपको जॉब नहीं मिली, आपका PSW का 2 साल भी एंड होने वाला है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको वापस आना होगा, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिली और आपने जो 2 साल का यूके ने आपको गिफ्ट दिया था एक हिसाब से वर्क वीजा, वो भी यूज कर लिया, तो उसकी जो एंड डेट है उससे पहले पहले आपको ट्रेवल बैक करना होगा। मतलब कि उसके बाद अगर आप वापस आते हो तो दोबारा आपके पास फिर आपको जो है वो जॉब के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसका अलग से प्रोसेस होगा। लेकिन जैसे फिलहाल यहाँ पे आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, अगर कोई मतलब यहाँ से पाकिस्तान से बिल्कुल ज़ीरो से अगर हम बात करें कि यूके स्टडीज़ के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहता है, तो कितनी एक अमाउंट जो है उसे मिनिमम अपने माइंड में रखना चाहिए कि मेरा इस पूरे पे जितना खर्चा जो है वो इतनी अमाउंट का आएगा, अगर वो बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट कर रहा है? हम इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं एक केस वर्कर के हिसाब से। लेट्स से एक मिसाल लेते हैं जिससे मेरे ऑडियंस को बहुत आसानी से समझ लगेगी। मिस्टर बिलाल है, वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैंने यूके जाना है और मेरा प्रोफाइल ये है कि मैंने इंटरनेशनल जर्नलिज्म पढ़ा है, और मुझे बताएं कैसे होगा सारा। अब मैं बताने लगा हूं कि कैसे होगा, कितना मिनिमम बजट, कितना मैक्सिमम बजट हो सकता है। आप उसकी मास्टर डिग्री देखेंगे, उसकी CGPA देखेंगे, 2.3 से ऊपर है, एलिजिबल है, 60% एलिजिबल है। अब यूके की कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आपको 5,000 पाउंड देने के बाद कैश लेटर दे देती है, तो ये हो गया 5,000 पाउंड जो आपको फीस पे करनी है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो 5,000 पाउंड के एवज आपको कैश लेटर देते हैं। टोटल फीस पाकिस्तानी अमाउंट वो क्या होगा? वो पाकिस्तानी अमाउंट में बनेगा। अगर आप उसको 300 से डिवाइड करते हैं, लेट्स से पाउंड ऊपर नीचे जाता रहता है, आप 300 से कर लें तो वो 15 लाख रुपीस बनते हैं। तो 15 लाख आपको फीस पे करनी होगी। और लोग पूछते हैं अक्सर और क्या चार्जेस होंगे, और कोई चार्जेस नहीं है यूके। आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है और वीजा अप्लाई करना है, बस। वीजा अप्लाई करते वक्त आपका 3 लाख लगेगा,
पाकिस्तानी अमाउंट में बता रहा और हूँ। जो आपने वो पूरी अकोमोडेशन की और वो हॉस्टल्स की सारी बात की थी, वो भी इन्हीं में हम सेटल करके एक साथ पे करते हैं या ये वहां जाके अलग से प्रोसेस होता है? मैंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि यूनिवर्सिटी एक अलग चीज है, हॉस्टल एक अलग चीज है। उसके पैसे आपको खुद पे करने हैं अलग से। ये आपकी मतलब वो इसमें इंक्लूड नहीं है? बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं। इस वक्त आपकी कोर्स की बात हो रही है। ज्यादातर फीस जो रहती है यूके में 16, 17, 18 रहती है। तो पाउंड्स में बता रहा हूँ 16,000, 17,000, 18,000। तो यूनिवर्सिटीज आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देते हैं 3,000 का, 4,000 का। तो अगर यूके में लेट्स से 100 आ रहा है तो 50,000 की फीस आपकी जो बनेगी साल की वो होगी 13,000, 14,000, 15,000 ऑलमोस्ट, जिसमें से 5,000 आपको देना है। अब पाकिस्तान से जाने से पहले आपको क्या पे करना है वो उस पर मैं बात करने लगा हूँ। 5,000 हो गया, आप 300 से मल्टीप्लाई करें ऑलमोस्ट, तो वो 15 लाख हो गया। उसके बाद आपने और कोई फीस नहीं पे करनी। नेक्स्ट स्टेप आपका है एक छोटा सा टेस्ट कराना है, टीबी टेस्ट का। बस वो तो 10,000 में पाकिस्तानी हो जाता है। उसके कुछ यूकेवीआई के रिकॉग्नाइज्ड अदारे हैं, वहां से कराना है। तो वो तो उसको छोड़ दें 10,000 को। अभी आपने सिर्फ फीस पे की है और आपका फाइनल कैश लेटर आएगा, तब आपने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वीजा अप्लाई करना है। उस वक्त आपने उनको भी 1,200 पे करना है, जिसमें 740 पाउंड आपका IHS होगा, आपकी इंश्योरेंस है। यूके में जाके आप बीमार होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इवन कि सर्जरी तक भी होती है, तो वो आपको फ्री इलाज करते हैं यूके में। तो उसके लिए आपको एक सेट अमाउंट देनी पड़ती। आप इसे आम लफ्जों में चलें ट्रैवल इंश्योरेंस कह लें। IHS 740 और साथ में 500 के करीब आपको एम्बेसी फीस देनी है। तो 1,200 पाउंड अप्लाई करने का हो गया, 5,000 आपने यूनिवर्सिटी को दिया, तो ऑलमोस्ट ये 6,200 हो गया। अगर आप 6,200 को 350 से भी ज़रब देते हैं, 350 से भी, तो ये तकरीबन कोई 22 के करीब अमाउंट बनेगी। 21-22 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही आपका टोटल एक्सपेंस है। मिनिमम जो है वो आपका 15 लाख एंड मैक्सिमम जो है आपका 22 या 23, अगर ग्रेजुअली थोड़ा सा रेट में ऊपर नीचे आता है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। वैसे तो वो 75,000 पाउंड वाली यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल। तो मिनिमम बजट अगर कोई बंदा यूके जाना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसको 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज में 20 लाख रुपए अपने जहन में रखना चाहिए। उसमें उसके ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाएंगी। और मगर उसमें उसकी फ्लाइट नहीं होगी इंक्लूड, फ्लाइट वो उसको खुद बुक करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। एंड आई एम श्योर कि आज के पूरे सेशंस के आपसे बहुत सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे और किस तरह से आपको पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। बाकी जो है वो आपकी सेल्फ एनालिसिस भी बहुत सारी चीज़ों में होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपको किस चीज़ के लिए जो है वो परस्यू करना चाहिए। ये वो चीज़ें जो आपको अपने साइड से करनी पड़ेगी और बाकी का क्या पूरा वीज़े का प्रोसेस रहता है, वहाँ जाके आप किस तरह से अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, उस हवाले से हमने जो है वो कंप्लीट डिटेल आप तक पहुंचा दी है, ताकि आपके जितने भी डाउट्स और क्वेश्चन आपके माइंड में हैं वो एटलीस्ट आज के सेशन के बाद जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।